दोस्तों, ताइवान के 23 मिलियन जो पीपल्स हैं वो अब ये डिसाइड करेंगे कि आखिरकार ताइवान का फ्यूचर क्या होने वाला है। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि चाइना अब आगे आने वाले समय के अंदर ताइवान के साथ में कोई भी वॉरफेयर नहीं करने वाला है ऑन बैटलफील्ड। चाहे आर्मी हो, नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो, उसमें से किसी का इस्तेमाल जो है अब चाइना नहीं करेगा। अब इस्तेमाल होगा टेलीविजन्स का और मोबाइल फोन का। आज का सिनेरियो आप देख लीजिए कि जो वॉरफेयर्स हैं वो लड़े जा रहे हैं मोबाइल फोन और आपकी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने अब तक जो युद्ध देखे हैं उनका अपडेट आपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर या मोबाइल फोन के ऊपर देखा है कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है। तो दोस्तों, चाइना अब ताइवान को अपने घुटनों पर लाना चाहता है विदाउट फायरिंग अ शॉट। कोई भी हमला नहीं करके। अब वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, वही तो आज हमारा टॉपिक है। इसी चीज को तो हम लोग समझेंगे कि चाइना ऐसा कैसे पॉसिबल कर सकता है। और चाइना ने वाकई में एक स्ट्रेटेजी बड़ी गजब की बनाई है। मैं आपको एक बात ये कहना चाहूंगा, शुरुआत के अंदर एक एग्जांपल में देना चाहूंगा कि आप ये देखिए कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हमने लॉन्च किया था, उस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने हमारे जो डैम्स थे उनको ब्लॉक कर दिया था। उनके अंदर पानी भरना शुरू हो गया था, जबकि जो इंडस रिवर है उसके ऊपर जो डैम्स थे उनका पानी जा रहा था पाकिस्तान के अंदर। और जब हमने उन डैम्स को ब्लॉक किया तो हमारे डैम्स भरने लगे और हमने अचानक से जो है उसको छोड़ दिया और मुजफ्फराबाद के अंदर बाढ़ आ गई और बहुत सारे लोग डिस्प्लेस वहां से हो गए। चाइना भी कुछ ऐसा ही जो है वो करने वाला है। किसके साथ में? ताइवान के साथ में। ताइवान की सप्लाई को वो रोक देगा और रोकने के बाद अचानक से फिर ताइवान के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा और सब कुछ खोल देगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग मैप के ऊपर ही समझेंगे कि आखिरकार ये प्रॉब्लम्स जो है वो कहां पर क्रिएट हो रही हैं। देखिए, ताइवान को आप देख सकते हैं कि एक आइलैंड नेशन है, या हम लोग कहें कि चाइना के हिसाब से वो एक केवल उसका प्रोविंस है या स्टेट है, क्योंकि चाइना ये कहता है कि हम तो वन चाइना पॉलिसी के ऊपर चलते हैं। देयर इज ए नो टू नेशन। हमारी तरफ से कोई भी दो नेशन नहीं है, जबकि यूएसए का यह मत है कि ये टू नेशन थ्योरी है। चाइना अलग कंट्री है, ताइवान अलग कंट्री है। लेकिन रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने जब विजिट किया था चाइना के अंदर तो यह भी कहा था कि आगे आने वाले समय के अंदर अगर चाइना यूएसए का साथ देता है तो हम लोग वन चाइना पॉलिसी को आगे मूव कर सकते हैं, उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। इंडिया कहां पर बिलीव करता है? इंडिया जो है वो भी बिलीव करता है टू नेशन थ्योरी के ऊपर। ताइवान को हम भी एक अलग कंट्री मानते हैं क्योंकि हम लोग डिपेंड हैं, हम लोग इंपोर्ट करते हैं ताइवान से। जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर, पीसी के अंदर जो चिप्स इस्तेमाल होती है, सिलिकॉन चिप्स, वो आती है ताइवान से। आजकल तो बैटरीज वगैरह के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जो कि ताइवान के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं। इसीलिए ताइवान एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो बात अलग है कि ताइवान जो पास्ट में एक कॉलोनाइज कंट्री रह चुका था और उसको चाइना ने एक अपना देश बनाया और उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया चाइना के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या वाकई में अब जो है चाइना ताइवान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर देगा विदाउट एनी वॉरफेयर? वो हम लोग देखेंगे। ताइवान की लोकेशन आप देखिए कि ताइवान को अगर घेरना हो तो पॉसिबल ब्लॉकेड्स आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ जो है यहां पर ब्लॉकेड निर्मित कर देगा। कौन? चाइना। और वो ब्लॉकेड कैसे निर्मित होगा? कैसे चाइना इसको पॉसिबल कर सकता है? क्या वाकई में वही ट्रूप्स वगैरह यहां पर लॉन्च करने हैं, भेजने हैं? देखिए, दोनों के बीच में एक मीडियन लाइन है, ठीक है। अगर चाइना, देखिए, चाइना रोजाना प्रैक्टिस करता है ताइवान के ऊपर। चाइना से रोजाना जहाज उड़ते हैं, एयरक्राफ्ट उड़ते हैं और ताइवान का वो चक्कर लगाते हैं कि ताइवान के अंदर चल क्या रहा है। और साथ ही के अंदर ताइवान के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि देखो, हम तो तुम्हारे ऊपर उड़ रहे हैं और हम जब चाहें तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं। एक फियर 23 मिलियन लोगों के मन में वो बैठा देता है कि हम जब चाहें तब तुम्हारे ऊपर ये अटैक कर सकते हैं, हम जब चाहे तब इसको पॉसिबल जो है वो बना सकते हैं। तो ये एक चाइना का एक प्रेशराइज साइकोलॉजिकल एक तरीका है। अब चाइना जब चाहे तब अटैक कर सकता है ताइवान के ऊपर, लेकिन चाइना ने कहा कि हम अटैक नहीं करेंगे। ताइवान की जो कैपिटल है ताइपे है, चाइना की बीजिंग है, तो हांगकांग सबसे बड़ा शहर है उसका। तो चाइना जो है जब चाहे तब ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है। ताइवान उसका रिटेलिएट भी नहीं कर सकता है। लेकिन चाइना ने अपनी पॉलिसीज के अंदर ड्रास्टिकली चेंज किया है और ये कहा है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। अब सुनिए बड़ा विस्तार से कि क्या है। देखिए, चाइना ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही, मतलब 1945 के बाद से ही चाइना ने अपनी स्ट्रेटेजीज को इस तरीके से
कन्वर्ट किया कि वो इकोनॉमिकली और साइकोलॉजिकली आइसोलेटेड करना चाहता है ताइवान को। क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान या कोई भी व्यक्ति जो है जब तड़पने लगता है तो वो सहारा मांगता है, और ताइवान का सहारा बनेगा चाइना। और ताइवान को साइकोलॉजिकली जो है घेरने की बहुत लंबे समय से कोशिश की जा रही है। अब देखिए कि इट इज एन अप्रोच दैट कंबाइंस नेवल पावर, साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस, इकोनॉमिक प्रेशर एंड लीगल। ये सब कुछ जो है वो कहां पर कैंपेन चलाया जाएगा, ताइवान के ऊपर चलाया जाएगा। और साथ ही के अंदर मिलिट्री एक्सपर्ट्स इस चीज को डिस्क्राइब करते हैं ग्रे जोन स्ट्रेटेजी की तरह है कि अब चाइना जो है वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यहां पर करने की कोशिश कर रहा है, एक प्रेशर जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। मिलिट्री प्लानर्स वुड नीड टू एस्टैब्लिश कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी, मतलब चाइना ताइवान के ऊपर एयर, डिस्ट्रॉय ताइवान एयर डिफेंस, पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर देंगे, प्रोटेक्ट थाउजेंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब ये तैयार रहेंगे हमेशा। मतलब ऐसा नहीं कि केवल प्लान ए है, प्लान बी भी और प्लान सी भी चाइना के पास में है। तो पहले तो प्लान ए ये था कि चाइना डायरेक्टली जो है वो अटैक करे ताइवान के ऊपर, और प्लान बी ये था कि साइकोलॉजिकली जो है प्रेशर क्रिएट कर लिया जाए, इकोनॉमिकली प्रेशर क्रिएट कर लिया जाए। लेकिन जो प्लान बी था उसको उसने शिफ्ट कर दिया है प्लान ए की तरफ, और प्लान ए जो था उसको शिफ्ट कर दिया है प्लान बी की तरफ। और जब प्लान बी शिफ्ट हुआ ए की तरफ तो एक जो प्रेशर है वो क्रिएट करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी चाइना का कहना यह है कि हमारे थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स जो हैं वो कहां पर तैनात रहेंगे, वो रहेंगे ताइवान के ऊपर अटैक करने के लिए। क्योंकि 130 किलोमीटर का ये जो पैसेज यहां पर देख रहे हैं, ओपन वाटर पैसेज है, इसको तय करने के लिए ऑलरेडी जो है वो चाइना ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। अब देखिए कि ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा। ये जो 1 2 3 4 5 ये जो आप गिनती यहां पर देख रहे हैं, कैलकुलेशंस देख रहे हैं, ये एक्चुअली में वाटर स्ट्रीट्स हैं। तो वाटर स्ट्रीट्स जहां से बहुत सारा ट्रेड जो है वो पास होता है। अब अगर हम लोग यहां पर पूरा जो स्ट्रेट देखें तो टोटल 8 स्ट्रेट्स यहां पर हैं। और जैसे एक एग्जांपल आप लीजिए, जैसे सुंडा स्ट्रेट है, तो सुंडा स्ट्रेट से ग्लोबली $396 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है, ट्रेड होता है। उसमें से एशिया का जो पार्ट है वो $23 बिलियन है। और ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट परसेंटेज, मतलब ऑस्ट्रेलिया जो एक्सपोर्ट करता है वो 5.80 है। मतलब आप समझिए इसको कि जैसे सुंडा वाटर स्ट्रेट है वो भी साउथ चाइना सी के अंदर है। अब वहां से ग्लोबली जो ट्रेड होता है वो $396 बिलियन का है। उसमें से केवल एशिया के अंदर जो जा रहा है, एशिया के अंदर जो जा रहा है, ठीक है, मतलब एक्चुअली में जो ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट कर रहा है वो है $23 बिलियन। अब एक्चुअली में क्या है कि अगर मान लीजिए कि इन सब चीजों के ऊपर ब्लॉकेड लगा दिया गया और इनके ऊपर कंट्रोल जो है वो चाइना ने ले लिया, तो एक इकोनॉमिक प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाएगा और ग्लोबल ट्रेड जो है कहीं ना कहीं इससे इंपैक्ट करेगा ड्यू टू ताइवान। मतलब चाइना ये दिखाने की कोशिश करेगा कि ताइवान जो है उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। अगर ताइवान हमारी बात मान ले तो ये जितना भी ट्रेड है ये ओपन हो सकता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिव है कि इंक्रीज इकोनॉमिक प्रेशर अंटिल ताइवान बिगिंस एक्सपीरियंसिंग शॉर्टेज ऑफ फ्यूल। ताइवान के अंदर फ्यूल का शॉर्टेज होगा, इंडस्ट्रियल मटेरियल एंड एसेंशियल जो इंपोर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे और एक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ताइवान के ऊपर। जैसे आप देखिए कि अगर जब सब कुछ ये हो जाएगा, पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट होगा, इकोनॉमिकल प्रेशर क्रिएट होगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट होगा, तो फिर ताइवान के अंदर क्या होगा? इसको हम लोग कहते हैं जनमत संग्रह, रेफरेंडम हम लोग कहेंगे उसको। और वहां पर रेफरेंडम करवाकर वहां की जनता को इतना त्रस्त कर देंगे कि वो लोग उस फेवर में वोट करेंगे कि हां हमको चाइना के साथ में जाना है। और चाइना इतना लंबा रास्ता क्यों अख्तियार कर रहा है? वो चाहे तो सीधा ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है ना, लेकिन इतना लंबा रास्ता क्यों अपनाया है? क्योंकि कल को चाइना के ऊपर कोई भी इकोनॉमिक सैंक्शंस ना लगे और कोई भी चाइना की पॉलिसीज के ऊपर उंगली ना उठा सके। इसलिए चाइना ने इतने कॉम्प्लिकेटेड रूट जो है इसको यहां पर चुना है। इसको हम लोग कहते हैं स्लो बर्न आइसोलेशन। अब चाइना क्या करेगा कि जितनी भी वाटर स्ट्रेट्स हैं, अब जितनी भी वाटर स्ट्रेट्स हैं, इन स्टेट से जो भी वेसल्स गुजर रहे हैं उनको वो इंस्पेक्ट करेगा कि कस्टम इंस्पेक्शन जो है हम लोग कर रहे हैं, सिक्योरिटी क्वारंटीन हम लोग कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं सभी वेसल्स को कि किस वेसल के अंदर क्या है। ये एक्चुअली में द पिक्चर बिहाइंड है ये। मतलब चाइना ये इसलिए कर रहा है ताकि देखा जा सके कि कौन सी शिप कहां पर जा रही है, क्या ट्रेड कर रही है
और कल को ये इंस्पेक्शन करते 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 धीरे धीरे जो है इसको इंपैक्ट कर दे और कल को इसके ऊपर क्या कर दे, वो बैन लगाना शुरू कर दे कि नहीं ये वेसल नहीं जाएगा और ये जाएगा। मतलब उसकी चाइना के ऊपर ये चॉइस जो है डिपेंड हो जाएगी कि कुछ वेसल्स को भेजना है और कुछ को नहीं भेजना है। अब जो चाइना के पक्ष में रहेंगे उसको तो वो भेज देगा, लेकिन जो चाइना के विपक्ष में रहेंगे, अगेंस्ट रहेंगे, उसको वो बोलेगा कि नहीं इधर से नहीं जाना है। तो एक नेवल ब्लॉकहेड जो है वो लगाने की कोशिश करेगा। ठीक है, कस्टम रेगुलेशंस उसने अप्लाई कर दिया होगा, है ना, मतलब इसके पास में रास्ता है। प्रोटेक्टिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिलेज वुड इंक्रीज। अब क्या होगा, जैसे किसी जहाज को वहां पर रोक लिया है, वेसल को रोक लिया, तो डिले कितना हो जाएगा, जबकि उसकी डिमांड, मतलब जिसने इंपोर्ट किया है वो तो डिमांड करेगा कि यार हमारा वेसल पहुंच जाना चाहिए, लेकिन चाइना जानबूझकर इसको डिले कर देगा और धीरे 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 ये प्रेशर जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। खास तौर पर एनर्जी इंपोर्ट जो है वो भी ड्रामेटिकली जो है काफी स्लो हो जाएंगे और एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ताइवान के ऊपर, ताकि वो धीरे धीरे खुद ही सरेंडर कर दे। अब टोटल जो ट्रेड होता है इन स्ट्रेट्स के ऊपर, तो जापान सबसे ज्यादा ट्रेड कर रहा है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जापान की डिपेंडेंसी इन स्ट्रेट्स के ऊपर है और जापान सबसे ज्यादा, आप हर जगह देखिए जापान का ही ट्रेड सबसे ज्यादा है इनके अंदर। इसीलिए सबसे पहले प्रॉब्लम होगी जापान को और जापान इस न्यूज को पहुंचा देगा यूएसए के पास में और यूएसए को कहेगा कि भाई कोई समाधान निकालो, और समाधान यही होगा कि वो ताइवान के पास में बातचीत करेगा और ताइवान को कहेगा भाई सरेंडर कर दो, रेफरेंडम जो है करवाते हैं और तुम चाइना के साथ में मिल जाओ, वन चाइना पॉलिसी के अंदर आ जाओ। समझ रहे हैं आप? तो जापान, साउथ कोरिया, फिलीपाइंस, ये 3 मेजर कंट्रीज हैं जो कि सबसे ज्यादा हैम्पर्ड इसके अंदर होने वाले हैं। अब चाइना खुद भी तो इंपोर्ट करता है, जैसे ताइवान स्ट्रेट से सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है चाइना का। अब एक्चुअली में उसको एनकॉर्च करने का एक कारण यह भी तो हो सकता है कि 32.6% जो है चाइना का इंपोर्ट होता है ताइवान स्ट्रेट से। अब उसके ऊपर अगर कंट्रोल चाइना ने कर लिया तो आप सोचकर देखिए कि आगे आने वाले टाइम में चाइना का कितना बेहतरीन कंट्रोल होगा इन सभी स्ट्रेट्स के ऊपर। जैसे आप देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, अब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है, बार बार वहां पर अटैक हो रहे हैं, गल्फ कंट्रीज काफी परेशान है, लेकिन ईरान ने कहा है कि हम तो इसको कंट्रोल करके रहेंगे, क्योंकि उसको पता है कि यार यहां से ट्रेड जो है वो बहुत हम हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा है। अब ये जो स्ट्रेट्स हैं, है ना, ये जो स्ट्रेट्स हैं उनसे अफ्रीकन कंट्रीज का व्यापार और जो पर्शियन गल्फ कंट्रीज का जो व्यापार होता है ताइवान स्ट्रेट से, वो कितना है देखिए। हर कंट्री जो है वो डिपेंड करता है इन स्ट्रेट के ऊपर, खास तौर पर जैसे मलक्का स्ट्रेट हुआ, ताइवान स्ट्रेट हुआ, इस सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर था उसको लड़ना बंद कर दिया है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर स्टार्ट हो चुका है, ताकि एक प्रेशर जो है वो क्रिएट कर सके। इन टर्म्स ऑफ साइबर वॉरफेयर ये सब कुछ खत्म कर चुके हैं। अब होगा ये युद्ध आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर और मोबाइल फोन्स के ऊपर, और वहीं पर ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। क्योंकि अगर फॉल्स नैरेटिव भी क्रिएट कर दिया जाए कि चाइना डोमिनेट कर रहा है, तो लोग मान लेंगे कि हां चाइना डोमिनेट कर रहा है, और एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ताइवान के ऊपर भी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ताइवान को अपने घुटनों पर लाने के लिए चाइना ने अपने प्लान बी को प्लान ए के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। दोस्तों हमारा 50 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त रहा है, सक्सेसफुल रहा है, और ये अब अपने बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुका है। मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर किसी एजुकेटर ने आपके साथ में ये वादा किया है कि यार मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, आप एक कदम उठाइए, तो यू मस्ट ज्वाइन 50 डेज एडवांस हार्ड चैलेंज। और इससे पहले मैंने 100 डेज का और 75 डेज का हार्ड चैलेंज भी कंप्लीट किया है। यू मस्ट ज्वाइन दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम पर, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।